गुड मॉर्निंग बच्चों। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। क्लास 10th के बच्चे, आज हम लोग हिस्ट्री का लेसन 4 पढ़ेंगे। 3 लेसन आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। फर्स्ट क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और सेकंड था भारत में राष्ट्रवाद। इसी लेसन से मैंने आपको प्रोजेक्ट भी दिया है, भारत में राष्ट्रवाद। और आपका इसके बाद आपने पढ़ा था ग्लोबल मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसके बाद जो लेसन है आपका, स्क्रीन पे आप देखिए, औद्योगिकरण का युग। आज हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट 1 हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं ये लेसन अपना, और हम देखते हैं कि औद्योगिकरण का युग क्या है। 19वीं शताब्दी में बच्चों, 1900 ईस्वी में कई तस्वीरों के माध्यम से औद्योगिकरण को दिखलाया गया है कि आधुनिक विश्व जो है वो द्रुत तकनीकी बदलाव व आविष्कार, मशीन, कारखाना, रेलवे और वाष्पोतों की दुनिया के रूप में कैसे सामने आया है। इसमें औद्योगिकरण के इतिहास को विकास की कहानी के रूप में दिखाया गया है। और रेलवे और फैक्ट्रियों का जो निर्माण होता है, गगनचुंबी इमारतें या पुलों का विस्तार, ये सब समाज के विकास का द्योतक होता है। तो क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा ज़रूरी होता है? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए बच्चों, हम औद्योगिकरण के इतिहास को हमें समझना होगा। और इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र, आप गौर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं आपको। दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन, और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का कैसे औपनिवेशिक शासन में क्या हुआ भारत में, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। औद्योगिकरण के युद्ध में, औद्योगिकरण के युग में हमने आपको चर्चा के मुख्य बिंदुओं के रूप में दर्शाया है। पहले तो हमने आपको परिचय बताया, और अब औद्योगिक क्रांति के पहले आदि औद्योगिकरण क्या होता है 17वीं 18वीं शताब्दी में, और इसमें सारे पॉइंट्स हम आपको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। सबसे पहले हमने आपको बताया औद्योगिक राष्ट्र कौन सा था, ब्रिटेन में। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में। तो औद्योगिकरण को हम अक्सर कारखानों के विकास के साथ जोड़ लेते हैं, और जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय रहता है कि फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन। तो जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कारखानों में काम करने वाले मजदूर। तो इस तरह से औद्योगिकरण के इतिहास को प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू करते हैं। तो दरअसल बच्चों, इंग्लैंड और यूरोप में जो फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पे औद्योगिक उत्पादन होने लगा। और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण, स्क्रीन पे आप देखिए, प्रोटो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये देखिए आप, आदि औद्योगिकरण कहा है। कि ये जो आदि क्या मतलब है, किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत देती है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में आप आ जाइए। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के लोग जो हैं गांव की तरफ आने लगे थे। वे किसान और कारीगरों को पैसा देते थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। उसमें विश्व जो था व्यापार के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बहुत बढ़ने लगी थी। और ये इसकी वजह थी कि शहर में जो थे शहरी दस्तकार और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। अब स्क्रीन पे आप देखिए, ये है शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स। इसके बाद हम आपको शहरी दस्तकारी के बारे में भी बताएंगे, और उसका दूसरा पॉइंट देखिए, आपको गांव के गरीब दस्तकार के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये जो गिल्ड्स थे ये उत्पादों का संगठन करते थे और गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों का प्रशिक्षण देते थे। और शासकों में भी विभिन्न गिल्ड्स जो होते थे, ये जो है खाद्य उत्पादन और व्यापक का अधिकार जो है वो व्यापक पे अधिकार इनका हुआ करता था। और नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए ये गांव की तरफ चले गए।
तो गांव में क्या हुआ बच्चों, चलिए हम देखते हैं। गांव में गरीब काश्तकार, दस्तकार, सौदागर के लिए काम करते थे और अपनी रोज़ी रोटी के लिए ज़मीन से जलावन की लकड़ियाँ, बोरियाँ, सब्जियाँ, भूसा और चारा आदि बीन कर काम करने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आम तौर पे ये रहने का अपने स्रोत ढूंढने लगे। बहुत से छोटे छोटे खेत थे बहुत लोगों के पास, तो उससे घर के सारे लोगों का काम नहीं चल पाता था, पेट नहीं भर पाता था। इसलिए सौदागर वहाँ आए और उन्होंने माल तैयार करने के लिए यानी पैदा करने के लिए रकम दी, पेशगी दी और किसान तैयार हो गए और सौदागर के साथ मिलके अपने काम को करने लगे। तो ये 18वीं सदी में बच्चों कताई भी शुरू हो गई है। परिवार के सारे लोग धागों से कताई करते थे और उससे उनकी भी काफ़ी रोज़ी रोटी आगे बढ़ने लगी। तो इस तरह से औद्योगिक उत्पादन में होने वाली आमदनी से खेती के कारण सिमटती आय को बहुत ज़्यादा सहारा मिला। अब उनके परिवार को के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका मिल गया। तो आपने देखा कि जब गांव के शहरी काश्तकार और गांव के गरीब काश्तकार को जब उनके खर्चा चलाने के लिए आमदनी का नहीं काम चल रहा था, तो उन्होंने आमदनी का नई स्रोत ढूंढा और जो सौदागर आए उन्होंने माल को पैदा करने के लिए कुछ पेशगी दी और सौदागर के लिए इन लोग किसान लोग काम करने लगे और गांव में रहते रहते छोटे छोटे खेतों को भी संभाल लेते थे और श्रम के रूप में भी वो औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी से भी उन्हें फ़ायदा होने लगा। तो इस तरह से शहर और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। तो जो सौदागर रहते थे बच्चों शहर में, लेकिन उनका काम ज़्यादातर क्या होता था, देहात में होता था। इंग्लैंड का जो कपड़ा व्यवसाय था, स्टेपलर्स, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, स्टेपलर्स जो थे वो जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे इंग्लैंड के, वो स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। हमने कताई का काम बताया ना कि 18वीं सदी में कताई का काम शुरू हुआ और इनमें से जो उन्हें धन मिलता था उसे वो बुनकर, फुलर्स से, जो फुलर्स मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, फुलर्स और रंग साजों के पास उसको ले जाते थे। तो लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। लंदन में क्या होती थी, कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। तो ये देखिए आप, लंदन को क्या बनाया गया, लंदन कहाँ है, ब्रिटेन में, फिनिशिंग सेंटर। और उसके बाद जो न्यायतक व्यापारी थे उन कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा गया। तो ये आपने देखा कि कैसे जो सौदागर थे ये गांव और शहरों के बीच इनमें एक घनिष्ठ संबंध था और ये जो सौदागर थे ये शहर में तो रहते थे लेकिन ज़्यादातर काम देहात से ही करते थे और ये ऊन खरीदते थे, सूत काटने वालों के पास ले जाते थे और जो धागा मिलता था उसको बुनकर के पास पहुंचा देते थे, रंगसाज के पास पहुंचा देते थे और लंदन में इन कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। ये मैंने पूरा शॉर्ट में आपको समझा दिया। तो यह आदि औद्योगिक व्यवस्था जो थी व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। तो इस उत्पादन में के हर चरण में प्रत्येक सौदागर को 20-25 मजदूरों से काम करवाते थे। तो अब हम आपको बताते हैं कारखानों का उदय, यानी इंग्लैंड में जो कारखानों का उदय हुआ, क्या हुआ बच्चों। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा कब हुआ, 1830 में हुआ। और कपास जो है, कॉटन जो है, इस नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी में कपास आप जानती हैं, कॉटन जानती हैं भारत बच्चों। उस वक्त ब्रिटेन में, भारत में 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन का अधिकार था। और आपको पता है सूती कपड़ों का सबसे ज़्यादा, हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया ना, सबसे ज़्यादा सूती कपड़े कहाँ के अच्छे होते हैं, भारत के। तो कपास जो है, कॉटन, ये नए युग का एक पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आपस में कपास के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई और 1760 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कपास उत्पादन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड के कपास का आयात करता था। ये हम आपको 1760 की बात बता रहे हैं। आप आ जाइए 1787 में यह आयात बढ़ के 220 लाख पाउंड पहुंच गया। तो अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। 18वीं सदी में बच्चों ऐसे कई आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को कार्डिंग देखिए कहते हैं आपको, क्या चीज़, अब कार्डिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों का कताई के लिए तैयार किया जाता है।
पहले हमने आपको स्टेपलर्स बताया था बच्चों, ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिस्से का ऊन का स्पेशल करते हैं, उसको छांटते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कार्डिंग के बारे में। तो 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिसमें कार्डिंग, ऐंठन या कताई या लपेटने के कारण इसके आगे बढ़ा ये उत्पादन। तो कार्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो इससे क्या होता है, मजबूत धागा, रेशों का उत्पादन बहुत बढ़ने लगा। उसके बाद रिचर्ड ऑकराइट, ये एक नाम ले रहे हैं हम, रिचर्ड ऑकराइट ने सूती कपड़े के मिल बनाए और अभी तक कपड़ा उत्पादन का जो विकास पूरी तरह से ने फैला था। लोग अपने घर में ही करते थे और उसके लिए जो मशीन होती थी, अब मशीनें ख़रीद के उसको कारखानों में लगाया गया। लास्ट पॉइंट पे आप आ जाइए, कारखानों का उदय होने लगा। उस मशीनों को अब लोग महंगी मशीनें ख़रीद के कारखानों में लगाया और कारखानों में मशीन एक छत के नीचे एक मालिक के हाथ में आ गई और इसके चलते उत्पादन की प्रक्रिया पे नज़र रखा जाने लगा, गुणवत्ता पे नज़र रखा ना जाने लगा, मज़दूर जो काम करते थे उन पे नज़र रखा जाने लगा। तो 19वीं शताब्दी में कारखाने जो इंग्लैंड का जो है बहुत ही अभिन्न अंग बन गया था और ये जो नए कारखाने बने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत से इसमें तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए। अब लोगों का ध्यान कारखानों पे जाने लगा और वे इस बात को मानने लगे कि ये हमारे आगे बढ़ने के लिए कारखानों का उदय या कारखानों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। तो ये हमने आपको बताया कि औद्योगिकरण क्या है और औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई, औद्योग कारखानों की शुरुआत कहाँ हुई, औद्योगिक राष्ट्र कौन सा है, यानी ब्रिटेन। औद्योगिक 17वीं 18वीं शताब्दी में ये तेज़ी से विकास औद्योगिकरण का होने लगा और 17वीं 18वीं शताब्दी में जो विकास हुआ कारखाने खुलने के लिए, तो सबसे पहले 1730 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड में कारखाने बने और धीरे धीरे ये इसका आगे बढ़ते चले गए लोग। और ये जो है रिचर्ड ऑकराइट ने सूती कपड़े की एक मिल खोली, यानी कारखानों का उदय हुआ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में और समझाएंगे। और यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे बच्चों कि कुछ बच्चे आते हैं कॉपी चेक कराते हैं, आप सारे बच्चे आइए। और 10B के तो बिल्कुल बच्चे नहीं आते हैं, आप आइए, आके कॉपी दिखलाइए। तीनों सेक्शन मैं पढ़ाती हूँ, 10th A B C तीनों। तो आप सारे बच्चे आके अपनी कॉपी दिखाइए, जो कुछ आपको नहीं समझ में है वो दिखाइए और प्रोजेक्ट आके जमा कीजिए। प्रोजेक्ट तो मैंने आपको बताया है, तो प्रोजेक्ट आके जमा कीजिए और लेसन को, हर लेसन के वीडियो को सुना कीजिए और जो क्वेश्चन मैं बनाऊँगी उसके आंसर को लिखिए। ओके, थैंक यू।